हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन, जो कि आपको यूपीएससी आईएएस के लिए एनसीईआरटी का कंटेंट एमसीक्यूज़ में हिंदी में उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चौथा अध्याय यानी कि कृषि। कृषि से संबंधित जितने भी अपने चैप्टर 4 में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है। तो चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। ओके दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना। देखिए, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। पौधे से परिष्कृत का क्या मतलब है दोस्तों? देखिए दोस्तों, परिष्कृत का मतलब है यानी कि जो उत्पाद, यानी कि आप समझ सकते हैं पौधे से परिष्कृत यानी मटेरियल या उत्पाद तैयार होने तक की क्रिया। परिष्कृत होना यानी कि तैयार होना, मटेरियल का उत्पाद में कन्वर्ट होना। जैसे गेहूं से डबल रोटी का तैयार होना, उस क्रिया में कितनी आर्थिक क्रियाएं हैं ये प्रश्न पूछ रहा है। प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक क्रियाएं हैं, तृतीयक क्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें पौधे से उत्पाद बनने तक की प्रक्रिया में 3 प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीनों आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। दोस्तों थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाला जाता है। सबसे पहले खाद डालते हैं दोस्तों, फिर गेहूं तैयार होने पर उसे काट कर मंडी ले जाया जाता है, फिर उस गेहूं को दोस्तों पीस कर आटा बनाया जाता है। उसके उपरांत दोस्तों कारखानों में, घरों में जाता है, जहाँ से आटे से दोस्तों डबल रोटी बनती है, बिस्कुट बनते हैं, आदि चीज़ें बनाए जाते हैं। दोस्तों यह पूरी प्रक्रिया किसी पौधे के उत्पाद बनने तक की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ओके दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया जो है, कोई पौधा है, पौधे से स्टार्ट हुआ और वो उत्पाद बना, ये पूरी प्रक्रिया आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, जिसे 3 स्टेपों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन एवं निष्कर्षण, ये किस क्रिया के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण आपकी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ओके दोस्तों, थोड़े सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन यानी फसलों के रूप में उन्हें उगाना, उत्पादन करना, एवं निष्कर्षण का मतलब होता है दोस्तों कच्चे माल को प्राकृतिक स्रोतों से निकालना। जैसे फसलों को काट कर गेहूँ बनाना, सरसों और दालों आदि को अलग करना। ओके दोस्तों, सेकंड पॉइंट देखते हैं अपना। देखिए, संसाधनों का प्रसंस्करण, दोस्तों ये आपकी द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती है। किस क्रिया के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, संसाधनों का प्रसंस्करण का मतलब क्या है? देखिए, कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलना। जैसे कि दोस्तों सरसों से हम लोग तेल निकालते हैं, और जैसे गेहूं को पीस करके आटा बनाते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि संसाधन है कोई, उस संसाधन का प्रसंस्करण। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सेवा कार्य द्वारा सहायता प्रदान करना। किसके द्वारा? सेवा कार्य द्वारा सहायता प्रदान करना। ये दोस्तों तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे ट्रकों से माल को किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। यातायात के साधन आ जाते हैं दोस्तों, व्यापार आ जाता है, बैंकिंग आ जाती है, बीमा, विज्ञापन, ये सब तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और दोस्तों जो प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक जो निर्माण क्षेत्र के होते हैं, उनके विकास और कार्य प्रणाली में सहायता करते हैं। जितनी भी आपके तृतीयक क्रियाएं होती हैं वो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, कृषि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, मत्स्य है, संग्रहण है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्राथमिक क्रिया के उदाहरण यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत दोस्तों कृषि भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, संग्रहण यानी कि भोजन को इकट्ठा करना भी आता है, लकड़ी काटना भी आता है, आखेट यानी कि शिकार करना भी आता है। ये क्रियाएं सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती हैं दोस्तों, वो सब प्राथमिक क्रिया कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए, द्वितीय क्रिया में शामिल नहीं है। पहला, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बनना, खनन। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, द्वितीय क्रिया में आपका खनन शामिल नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे द्वितीय क्रिया में आता है, जैसे कपास है, कपास से हम कपड़े बनाते हैं, और गेहूं से आटा या फिर रोटी बनाना। इस्पात यानी कि विनिर्माण, लोहा है, इसके से कार या मशीनें बनाना।
यानी किसी चीज़ से हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, वो द्वितीयक क्रिया कहलाती है। जैसे इस्पात हुआ तो इस्पात में हम लोहा अयस्क से कार का या मशीनों का निर्माण करते हैं। गेहूं हुआ, गेहूं से हम लोग आटा बना लेते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, तृतीयक क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यातायात, व्यापार एवं बैंकिंग। दूसरा शिक्षा, परिवहन एवं पर्यटन। तीसरा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहायता प्रदान करना। तीसरा भौतिक उत्पाद बनाना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, तृतीयक क्रिया के संबंध में जो आपका ऑप्शन दे रखा है ये इसका उदाहरण नहीं है तृतीयक क्रिया का। तृतीयक क्रिया ये बल्कि द्वितीयक क्रिया का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? भौतिक उत्पाद बनाना द्वितीयक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? द्वितीयक क्रिया का उदाहरण है। देखिए जिसमें क्या होता है दोस्तों, मशीनी उपकरण और श्रम का उपयोग करके भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल दोस्तों, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति यानी कि कृषि के लिए उपजाऊ मैदान चाहिए होता है, समतल भूमि चाहिए होती है दोस्तों। मृदा अच्छी गुणवत्ता की चाहिए होती है, जलवायु भी अच्छी चाहिए होती है। कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है दोस्तों। जितने भी यहाँ बताए गए स्थलाकृति, मृदा, जलवायु सब कृषि के लिए आवश्यक है, अनिवार्य हैं। देखिए कृषि क्रियाकलाप उन्हीं क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला व दूसरा, तो दोस्तों ये दोनों सत्य हैं। केवल दूसरा व तीसरा ये भी सत्य हैं। तो केवल तीसरा व चौथा तो ये भी सत्य है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो घ जो विकल्प है वो सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। देखिए मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं या विटीकल्चर कहते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला को एग्रीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। ओके दोस्तों, इसे दोस्तों कृषि कहते हैं, इसे खेती भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए इस बारे में। देखिए दोस्तों, कल्चर का मतलब तो कृषि होता ही है। अब कृषि के कुछ प्रकार भी होते हैं। देखिए जैसे सेरीकल्चर दोस्तों, इसमें क्या होता है, रेशम के कीटों को पाला जाता है और उनसे कपड़ा बनाने का कार्य किया जाता है। देखिए रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन, जिसमें रेशम उत्पादन किया जाता है, यह कृषक को अपनी आय बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है दोस्तों। अब देखिए पिसीकल्चर क्या होता है दोस्तों? पिसीकल्चर क्या होता है दोस्तों? मच्छी पालन जो होता है, तालाबों में, झरनों में, पोखरों में मत्स्य पालन करना। और दोस्तों विटीकल्चर क्या है दोस्तों? अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है, और इसको द्राक्षा कृषि भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान कृषि करना, बागवानी करना, सब्जियां उगाना, फूल उगाना, फलों को उगाना, यह आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना। जब दोस्तों जैविक कृषि की बात आ रही है तो रासायनिक खाद का उपयोग तो वैसे भी नहीं किया जा सकता, यहाँ पर जैविक खाद का उपयोग ही किया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा विकल्प, प्राकृतिक कीड़ानाशी का प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं करना, जैसे घी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है दोस्तों, और घी अत्यधिक बड़ा हो जाता है जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है। और आपकी पंजाब और हरियाणा साइड में आप लोगों ने सुना होगा कैंसर नामी ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, क्योंकि दोस्तों वहाँ अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है खेतों में, जिसका सेवन करके वहाँ की जनता कैंसर जैसे रोग से ग्रसित हो रही है। इसलिए फसलों में किसी प्रकार का आनुवांशिक रूपांतरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे कि बरसों पहले मेंडल ने तो एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए पी प्लांट पर रिसर्च किया था और उसका उत्पादन बढ़ाया था, परंतु रासायनिक खाद का उपयोग करके उनके आनुवांशिक गुण बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और हानिकारक हो जाते हैं। देखिए उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, तो चौथा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पर आपके सभी पॉइंट सत्य हैं, यानी कि घा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों जैविक खाद को जैसे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। जो पशुओं के गोबर से, कंपोस्ट और फसलों के अवशेषों से बनाई जाती है वो आपकी जैविक खाद कहलाती है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो
कृषि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो निर्वाह कृषि और एक वाणिज्य कृषि। इस चीज़ को आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो होती है निर्वाह कृषि, ओके दोस्तों। दूसरी होती है आपकी वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल। निर्वाह यानी कि अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक उद्देश्य से करते हैं। तो दोस्तों उसमें ही आपकी निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, एक तो गहन निर्वाह कृषि होता है दोस्तों, और एक आपका होता है आदिम निर्वाह कृषि। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका निर्वहन कृषि में गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में पूछ रहा है कि निर्वहन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। अगला पॉइंट देखिए, इस कृषि की मुख्य फसल चावल है। अगला पॉइंट देखते हैं, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में ये बात सत्य है कि यहाँ पर फसल चावल की उगाई जाती है। और दोस्तों उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगाई जा सकती हैं, और इन क्षेत्रों में की जाती है, मानसूनी क्षेत्रों में। यानी कि यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं। तो देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा और या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर घ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। देखिए दोस्तों निर्वाह कृषि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, कृषि के दो प्रकार होते हैं, निर्वाह यानी कि स्वयं के लिए करना, वाणिज्य यानी कि व्यापार के लिए करना। ओके दोस्तों, निर्वाह कृषि का एक प्रकार आपका गहन निर्वहन कृषि है, दूसरा मैंने आपको बता दिया आदिम निर्वाह कृषि। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए निर्वाह कृषि का दूसरा रूप यहाँ दिया गया आदिम निर्वाह कृषि। तो पूछ रहा आदिम निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी गलत कथन पूछ रहा है। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, कर्तन एवं दहन कृषि, ये अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसे मिल्पा और रोका कहा जाता है। तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है दोस्तों। यानी कि स्थानांतरित कृषि जो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो स्थानांतरित कृषि के लिए पहले वृक्षों को काटा जाता है, फिर उनको जला करके दोस्तों वृक्षों को साफ किया जाता है, फिर राख को जो है मृदा में मिलाया जाता है, फिर दोस्तों मक्का की और आलू की और रतालू की और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। और भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर दोस्तों वह भूमि छोड़ दी जाती है। और स्थानांतरित कृषि को दोस्तों कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये कृषि आपके भारत के भागों में भी प्रचलित है। दोस्तों भारत में अगर आप बात करें, उत्तरी पूर्वी भारत में इस कृषि को जो है झूमिंग कहते हैं। और दोस्तों यहाँ क्या कहा गया है कि उत्तरी पूर्वी भारत में इसे मिल्पा और रोका कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पाँचवा पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? झूमिंग। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, झूमिंग कहा जाता है इसको। अब दोस्तों बात आती है कि मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है। तो मिल्पा दोस्तों मैक्सिको में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है दोस्तों? मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। और रोका दोस्तों ब्राजील में कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में रोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रोका। लिखते जाना दोस्तों। और देखिए एक शब्द और आता है लदांग। इसी कृषि के बारे में एक शब्द और यूज किया जाता है, लदांग। देखिए दोस्तों लदांग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मलेशिया में इस कृषि को लदांग कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है दोस्तों? मलेशिया में। आप लोग लिख लेना दोस्तों कि मलेशिया में इस कृषि को लदांग कहा जाता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11वां, चलवासी कृषि एवं चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका पशुचारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर जाना, या इस प्रकार गतिविधि जलवायवीय बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रियाओं स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुपालक चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, चलवासी कृषि या चलवासी पशुचारण का आपके चारों विकल्प यहाँ पर सही हैं। वे पशुचारक जो होते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और दोस्तों सेकंड विकल्प जैसे यहाँ पर आपका बताया गया है, इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जलवायु क्या होता है? जलवायु होता है दोस्तों तापमान, वर्षा, धूप और अन्य वायुमंडलीय घटनाओं का औसत शामिल होता है। यानी कि इन सारी चीज़ों का, तापमान का, वर्षा का, धूप का असमान होने के कारण
पशुपालक जो होते हैं एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहीं पर खेती करते हैं, वहीं पर पशुओं को अपने चराते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, चलवासी पशुचारण भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? पंजाब हरियाणा में, राजस्थान जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड महाराष्ट्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चलवासी पशुचारण भारत में हमारे में राजस्थान, जम्मू और कश्मीर इन 3 जगहों पर दोस्तों प्रचलित है। देखिए, चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जिसका चित्र भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों इसी में ही, कि सहारा के जो अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में एवं मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में भी प्रचलित है। और दोस्तों पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक अपने और अपने परिवार वालों के लिए दोस्तों दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13वें की ओर। देखिए, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने बताया दोस्तों, आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा समझाने के उद्देश्य से। देखिए, कृषि को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि में तो गहन निर्वाह कृषि हो गई जो मैं आप लोगों को बता चुका, और आदिम निर्वाह कृषि, यानी कि 2 कृषि यहाँ हो गई। अब दोस्तों एक थी आपकी वाणिज्यिक कृषि जो कॉमर्शियल स्तर से व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। तो ये वाणिज्यिक कृषि के रूप में वाणिज्यिक कृषि के विषय में पूछ रहा है। ये वाणिज्यिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। देखिए, गेहूं और मक्का क्या है? वाणिज्यिक अनाज कृषि है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो यहाँ ऑप्शन हमारा पहले का है, ये रहा दोस्तों गा। अब दूसरा है भोजन एवं चारे की फसलें उगाना। क्या कहलाता है दोस्तों? भोजन एवं चारे की फसलें उगाना। तो दोस्तों ये मिश्रित कृषि कहलाती है, क्योंकि उसमें दोस्तों चारा पशुओं के लिए भी उगाया जा रहा है और भोजन मानव के लिए। अब देखिए, चाय, काजू, कहवा, रबड़, केला, कपास, ये सारी कौन सी कृषि कहलाती हैं दोस्तों? ये कॉमर्शियल रोपण कृषि कहलाती हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा और ब्रीफ करूं दोस्तों, देखिए, इसमें फसल का उत्पादन और पशुपालन दोनों विक्रय की दृष्टि से किया जाता है, यानी कि व्यापार की दृष्टि से। इसमें कार्य दोस्तों मशीन के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है, एक तो अनाज कृषि कहलाती है, दूसरा मिश्रित कृषि कहलाती है, तीसरा रोपण कृषि कहलाती है। देखिए प्रश्न नंबर 14 रोपण वाणिज्यिक कृषि के प्राप्ति स्थल संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, रोपण जो है यानी कि रोप के छोटे छोटे पौधों को रोप करके जो कृषि की जाती है, रोपण वाणिज्यिक कृषि के प्राप्ति स्थल कौन कौन से प्राप्ति स्थल हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घासड़ के मैदान, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो आपकी रोपण वाणिज्यिक कृषि के जो प्राप्ति स्थल है वो आपका है, ये है विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रोपण वाणिज्यिक कृषि देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया गया है, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी मिलती है मिश्रित कृषि मिलती है। कौन सी मिलती है दोस्तों? मिश्रित कृषि मिलती है। मिश्रित कृषि यानी कि पशुपालन के लिए भी और मनुष्य के उपयोग के लिए भी। तीसरा ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घासड़ के मैदानों में दोस्तों, तो इन क्षेत्रों में आपका अनाज उत्पन्न किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पन्न किया जाता है इन क्षेत्रों में। ओके दोस्तों, और रोपण का जो ऑप्शन यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है वो तीसरा वाला है आपका, क्योंकि रोपण जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही किया जाता है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अनाज कृषि, इस कृषि जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों में युक्त बड़ी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। अत्यधिक ठंड जो होती है दोस्तों अनाज के लिए, अनाज के विकास को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में। और दोस्तों मिश्रित कृषि क्या होती है? भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। रोपण में क्या होता है दोस्तों? एक फसल उगाई जाती है, इसमें बृहद पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर श्रम की और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद और प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में दोस्तों परिवहन जाल के विकास की अनिवार्य होती है रोपण में दोस्तों। ओके दोस्तों, रोपण में चावल आता है दोस्तों। आगे देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। किसका मिलान करने के लिए? निम्नलिखित का। रबड़ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ,
रबड़ आपकी मलेशिया के क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों रबड़ जो है मलेशिया के क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि आप लोग देखिए कहवा, सेकंड ऑप्शन तो दे रखा कहवा। कहवा दोस्तों आपको ब्राज़ील में पाया जाता है। और दोस्तों चाय की बात करें, चाय की बात करें तो श्रीलंका में पाई जाती है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका के साथ साथ दोस्तों चाय भारत में भी होती है। कहाँ होती है दोस्तों? भारत, इंडिया में अपने चाय होती है। इसको ऑप्शन को आप ऐड कर लेना, श्रीलंका के साथ साथ भारत। अब देखिए दोस्तों सरसों की बात करें, सरसों कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? तो सरसों आपकी नेपाल में होती है दोस्तों। ओके दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16वां, चावल की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आ सकते हैं? दोस्तों चावल की कृषि पहली बात तो रोपड़ कृषि, यानी कि छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको पानी में भरे हुए जल में उनको रोपा जाता है जब चावल पैदा किया जाता है। तो चावल की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन के विषय में पूछ रहा है। तो देखिए यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। दूसरा, इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसका विकास दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। तो मैं दोस्तों बता दूं इसका विकास दोमट मृदा में या सर्वोत्तम ढंग से होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों दोमट मृदा में तो आपका जो अनाज होते हैं गेहूं वगैरह उनका विकास सर्वोत्तम ढंग से होता है, ना कि आपके चावल का। ओके दोस्तों, इस फसल का विकास तो दोस्तों चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उसमें सर्वोत्तम ढंग से होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पौधे रोपे जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न अपना देखिए प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या थोड़ी सी दी गई है। चावल विश्व का प्रमुख खाद्य फसल है दोस्तों। चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का नाम आता है दोस्तों, फिर जापान का, फिर श्रीलंका का, फिर मिस्र का। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण वर्ष में 2 या 3 फसलें चावल की दोस्तों उगाई जाती हैं। यहाँ देखिए चावल की कृषि की जा रही, नहीं कि चावलों को रोपा जा रहा है। छोटी छोटी जो चावल की जो रोपण है, जो छोटी छोटी जो खेतों में रोपी जाती है, यानी कि पहले अलग इनको डेवलप्ड किया जाता है, फिर पानी से भरे खेतों में इनको रोपा जाता है हाथों से। आगे देखते हैं। देखिए विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जितनी भी फसलें दी गई हैं ये अनाज के रूप में काम में आती हैं और खाने के लिए काम में आती है, तो उपरोक्त सभी फसलें खाद्य फसलों के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की रेशेदार फसलों में से कौन शामिल नहीं है? जूट शामिल नहीं है, कपास या भांग या मक्का। तो दोस्तों यहाँ पर जूट, कपास और मक्का, जूट, कपास और भांग ये तीनों रेशेदार फसलें हैं दोस्तों, जबकि मक्का जो है वो अनाज की श्रेणी में आती है, इसलिए यहाँ पर ये आपकी रेशेदार फसलों में शामिल नहीं है। देखिए 19वां, पेय फसलें कौन सी हैं? चाय, कहवा, एक या दो, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चाय और कॉफ़ी, कहवा यानी कि कॉफ़ी, इंग्लिश में कॉफ़ी जिसे कहते हैं, ये दोनों ही आपकी पेय फसलें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही होगा, एक और दो, दोनों। देखिए अगला, देखिए गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन असत्य है? इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअववाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। और दोस्तों गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो गलत पूछ रहा है, तो इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों गेहूं का जो डेवलपमेंट होता है शुरुआत में, यानी वर्धन काल होता है, तो मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। और जब फसल कटाई का समय आता है दोस्तों तब तेज धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत दिया गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 21वां, मिलेट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है? तो दोस्तों मिलेट के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो बता देता हूँ। ज्वार, बाजरा, ये सब आपका, मक्का हुआ, ये सब रागी हुआ, ये सब आपका मिलेट के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों देखिए ये रहा, अनाज के रूप में जानी जाती है मिलेट, और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आपकी कम उपजाऊ और बलुई मृदा में आपकी मिलेट उगाई जा सकती है दोस्तों। कम वर्षा, मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, और दोस्तों भारत के अलावा म्यांमार में, अफ़गानिस्तान इसके अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि भारत के अलावा म्यांमार और अफ़गानिस्तान इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। दोस्तों भारत के अलावा आपका नाइजीरिया हुआ, चीन हुआ, नाइजर हुआ, इसका उत्पादन वहाँ पर किया जाता है मिलेट का। और दोस्तों बाजरा, ज्वार, रागी भारत में उगाए जाते हैं, ये बात सही है।
तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो तीसरे नंबर का जो विकल्प है वो गलत है, क्योंकि भारत के अलावा जो देश बताए गए वो गलत बताया गया, क्योंकि नाइजीरिया, चीन और नाइजर में उगाई जाता है, इसका अन्य उत्पादन वहाँ पर होता है। देखिए, फसलों के उपयुक्त तापमान के संदर्भ में, यानी कि फसलों को जो उपयुक्त तापमान है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। मक्का कहाँ पर आपकी होती है? तो देखिए, मक्का आपकी मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप वाले क्षेत्रों में होती है। अब आपकी बात करें कपास, कपास जिससे कि रुई बनती है, वो आपकी उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं पटसन। तो दोस्तों, पटसन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पटसन को दोस्तों सुनहरी रेशे के नाम से भी जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश परस्पर रूप से दोस्तों अग्रणी है इसके उत्पादन में। इसमें दोस्तों जूट भी कहते हैं, जैसे बोरे, रस्सी, कालीन, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कपड़े बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, पटसन के बारे में बताते हैं कि फसलों के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उच्च तापमान और आपको भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु पटसन के लिए उपयुक्त है। अब दोस्तों कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी आपकी आर्द्र जलवायु में उपयुक्त तापमान है, आर्द्र जलवायु। अब अगर चाय की बात करें दोस्तों, तो चाय को ठंडी जलवायु और पूरी साल समवितरित उच्च वर्षा, यानी समान रूप से वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, चाय की पत्तियों की वृद्धि के लिए समान रूप से वर्षा की आवश्यकता होती है, और दोस्तों पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फसलों की उपयुक्त मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मक्का के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है उस बारे में प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मक्का के लिए सुव्यवस्थित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, और ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, कनाडा में और अपने देश भारत में और मैक्सिको में उगाई जाती है मक्का। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कपास के बारे में बता देता हूँ। ये दोस्तों इसके लिए काली और जलोढ़ मृदा में अच्छे से उगती है दोस्तों कपास। और दोस्तों कपास से क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जो कि दोस्तों भारत में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, पाकिस्तान में, ब्राज़ील में, मिस्र में कपास जो उगाई जाती है, और ये इसके अग्रणी उत्पादक देश भी हैं। अब दोस्तों पटसन, जिसके बारे में बता चुका, इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छे रूप से विकसित होती है एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब दोस्तों कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी सुअपवहित दोमट मृदा में अच्छे से उगती है, और दोस्तों इस फसल की वृद्धि के लिए दोस्तों पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। किसके लिए दोस्तों? कॉफ़ी के लिए, यानी पर्वतों के ढाल होते हैं ना दोस्तों, ये वाले, ये अधिक उपयुक्त होते हैं इसके कॉफ़ी के लिए। अब देखिए दोस्तों चाय दोस्तों आपका जो है सुव्यवस्थित दोमट मृदा एवं ढाल वाले क्षेत्रों में उगती है दोस्तों। और दोस्तों ये आपका एक पेय फसल है, चाय और कॉफ़ी आपकी पेय फसल है, और पेय में भी दोस्तों ये दोनों रोपड़ फसल है, रोपड़ यानी कि रोपी जाती है जो चावल की तरह ही। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24वां, निम्न में से किस फसल को कॉर्न कहा जाता है? पटसन, मक्का, गेहूं या बाजरा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पॉपकॉर्न भी कहते हैं, तो दोस्तों इसका प्रश्न तो शायद हर कोई दे सकता है। तो मक्का के जो दाने होते हैं वही कॉर्न होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? कॉर्न। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आज का हमारा अध्याय इस प्रकार पूर्ण हुआ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।